ओके दोस्तों, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट का इंप्लीकेशंस क्या है, उन सारे चीजों को लेकर मैं बातचीत करने वाला हूं। अच्छा दोस्तों, एक चीज तो हम लोगों ने देखे थे, जो हमारा आरसीएम वेक्टर होता है, दैट इज m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर और बाय mnrn वेक्टर by the total mass, that is m1 plus m2 plus mn। ये मेरा है आरसीएम वेक्टर, और ये जो मेरे पास आ जाएगा दैट विल बी द टोटल मास, एंड दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल M। सो मैं अगर कैपिटल M को टोटल मास मानते हुए आगे बढ़ूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो कैपिटल M इंटू आरसीएम वेक्टर इज इक्वल्स टू m1r1 वेक्टर प्लस m2r2 वेक्टर और इस तरीके से mnrn वेक्टर। हाँ कि ना, ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। तो मैं मास को कांस्टेंट मान लेता हूं, मास जो है वो मेरा वेरी नहीं कर रहा है, वेरिएबल मास सिस्टम के रिगार्डिंग कोई बातचीत यहां पे नहीं हो रही है। और अब मैं इसको अगर पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल M इंटू डी बाई डी टी ऑफ आरसीएम वेक्टर, that is equals to m1 into r1 vector plus m2 into d by dt of r2 vector mn into d by dt of rn vector। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हुए मैं ये चीज को डेफिनेटली लिख सकता हूं। Now RCM का differentiation is nothing but the velocity of center of mass, and that can be written as m1 into v1 vector plus m2 into v2 vector plus mn into vn vector। ये मैं लिख सकता हूं। Now m1 into v1 क्या है, उसका मोमेंटम, राइट। तो m into vcm वेक्टर इज इक्वल्स टू p1 वेक्टर, ये दूसरे का मोमेंटम, और इस तरीके से ये nth का मोमेंटम। तो जो टोटल सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा vcm वेक्टर, that is summation pi vector by the total mass m। right, ये है मेरा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। एंड नाउ summation pi vector is nothing but the total momentum of the system। It is the total momentum of the system। So total momentum of the system अगर उसको मैं p वेक्टर से रिप्रेजेंट करता हूं, तो velocity of center of mass is nothing but the total momentum upon the total mass। सो अगर मेरे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है जो अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है,
तो उन सब के मोमेंटम्स को अगर मैं वेक्टोरियली ऐड करूं, उन सब का मोमेंटम्स को अगर मैं वेक्टोरियली ऐड करूं, तो इन दैट केस सिंपल सी बात है, जो मेरा टोटल मोमेंटम आएगा उसको अगर मैं टोटल मास से डिवाइड करता हूं, तो इन दैट केस जो मेरा सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम होगा, दैट विल बी द टोटल मोमेंटम डिवाइडेड बाय द टोटल मास। मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, समझो। अगर मेरे पास एक स्प्रिंग के सहारे दो ब्लॉक जुड़ा हुआ है, ये वाला ब्लॉक का मास है m1, ये वाला ब्लॉक का मास है m2। m1 वाला मेरा इस तरफ जा रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ v1, और m2 वाला इस तरफ जा रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ v2। तो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा, मैं राइट को अगर पॉजिटिव मान लूं, इसका मोमेंटम दैट इज m1 v1, ठीक है, और इसका मोमेंटम m2 v2 डिवाइडेड बाय द टोटल मास m1 प्लस m2। ये हमारा इस केस में सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होने वाली है, राइट? समझ में आया? अच्छा, ये किस पॉइंट का वेलोसिटी है? सेंटर ऑफ मास की। क्या ये इन दोनों ब्लॉक में से कोई एक ब्लॉक पे? नहीं 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 नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसे कुछ भी नहीं है, राइट? इन दोनों ब्लॉक से कोई मतलब नहीं है, वो तो स्प्रिंग के बीच में कोई एक पॉइंट है, बट वो जो पॉइंट है जहां पर मैं माना हूं जो दोनों मास को मैं कंसंट्रेट कर सकता हूं, उस मास पॉइंट का वेलोसिटी जो है वो हमारा इतना होने वाला है, एंड दैट विल बी ऑब्वियसली टुवर्ड्स राइट। मैं क्योंकि राइट को पॉजिटिव माना हूं, अब गलत माना हूं तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, वी डोंट हैव टू वरी। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। सिस्टम का टोटल मोमेंटम को अगर मैं p से डिवाइड करूं, टोटल मास से डिवाइड करूं, तो मेरे पास सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आ जाएगा, राइट? अच्छा, अगर मेरा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 है, स्पेशल केस, अगर मेरा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 है, ठीक है, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं d बाई डी टी ऑफ RCM वेक्टर इज इक्वल टू 0, या नहीं? RCM वेक्टर will be equals to constant, right? तो RCM वेक्टर कांस्टेंट होने का मतलब यह है the center of mass of the system will not move। जो हमारा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है वो हमारा कोई मूवमेंट नहीं देने वाला है। सो दैट इज रिगार्डिंग द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास का पहला कॉन्सेप्ट। अगर मोमेंटम है तो उसके साथ सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी को मैं कैसे रिलेट कर सकता हूं, उसके बारे में मैं कह दिया, ठीक है? अच्छा, नाउ सो इस रिलेशन को अगर मैं आगे ले आता हूं, मेरे पास क्या आ गया था? m इंटू VCM वेक्टर इज इक्वल्स टू m1 इंटू V1 वेक्टर प्लस m2 इंटू V2 वेक्टर प्लस mn इंटू Vn वेक्टर। ये वाला रिलेशन को अगर मैं अगेन डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कैपिटल M इंटू डी बाई डी टी ऑफ VCM वेक्टर, डी बाई डी टी ऑफ V1 वेक्टर प्लस M2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ V2 वेक्टर mn
डी बाई डी टी ऑफ वी एन वेक्टर, राइट। ये मेरे पास आ गया है। नाउ डी बाई डी टी ऑफ वीसीएम वेक्टर, इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, m into ACM vector, center of mass acceleration, and that can be written as m1 a1 vector plus m2 a2 vector plus mn an vector। ये रिलेशन में डेफिनेटली लिख सकता हूं ना। अब बात ये है, जो m1 a1 वेक्टर क्या है, ये एज सच कोई चीज फिजिकली सिग्निफाई तो राइट नाउ नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीज को समझने के लिए एक काम करते हैं, ये पूरा जनरलाइज को छोड़ते हुए लेट्स कंसीडर टू बॉडीज सिस्टम। केवल हम दो बॉडी के सिस्टम पे आ जाते हैं सबसे पहले, ये सारे के सारे चीजों को छोड़ते हुए, फिर उसके बाद में इसको मैं इंटरप्रेट करूंगा, राइट। सो यहां पर है मास m1 और यहां पर है मास m2। दोनों किस तरीके से है मुझे मालूम नहीं है, दोनों हो सकता है एक स्प्रिंग पे भी लगा हुआ है, दोनों हो सकता है एक स्ट्रिंग के सहारे जुड़ा हुआ है, रॉड के सहारे जुड़ा हुआ है, या हो सकता है दोनों में कुछ चार्ज भी हो जिनमें कुछ कूलम्बिक फोर्स भी लग रहा है, आई डोंट नो, ठीक है, जो भी हो रहा होगा आई डोंट नो। नाउ m1 के ऊपर एक्सटर्नली फोर्स लग रहा है F1 वेक्टर, और m2 के ऊपर एक्सटर्नली फोर्स लग रहा है F2 वेक्टर। अच्छा, मैं ये नहीं बोल सकता हूं जो m1 का नेट फोर्स जो है वो F1 वेक्टर है, हो सकता है m1 और m2 आपस में कोई फोर्स लगा रहा हो। तो मान लो m1 के ऊपर m2 फोर्स लगाता है F वेक्टर। नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, m1 के ऊपर m2 जितना फोर्स लगाएगा, m2 के ऊपर m1 पलट के ऑपोजिट डायरेक्शन पे उतना ही फोर्स लगाएगा। तो इसके ऊपर अगर फोर्स लग रहा है F वेक्टर ड्यू टू m2, तो m2 के ऊपर m1 के चलते जो फोर्स लगेगा दैट विल बी माइनस F वेक्टर। सो अगर m1 का इसके बाद नेट एक्सीलरेशन हो रहा है a1 वेक्टर और m2 का नेट एक्सीलरेशन हो रहा है a2 वेक्टर, सो मैं क्या लिख सकता हूं, m1 के ऊपर नेट फोर्स F1 vector plus F vector is simply equals to A1 M1 A1 vector, और M2 के ऊपर नेट फोर्स that will be M2 A2 vector। तो अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, F1 vector plus F2 vector is equals to M1 A1 vector plus M2 A2 vector। But F1 vector plus F2 vector is nothing but the net external force on the system, right? So net external force F external vector is equals to M1 A1 vector plus M2 A2 vector, and उसको मैं यहां से लिख सकता हूं that is equals to M1 plus M2 the total mass into the acceleration of center of mass. So what we can write is acceleration of center of mass is equals to net external force
divided by total mass. So F equals to ma, F equals to ma जो है वो हमारा सिस्टम ऑफ मास के लिए भी वैलिड है, जहां पर एक्सीलरेशन जो है वो हमारा आएगा, वो हमारा सेंटर ऑफ मास का आएगा. सो दिस विल बी द सेकेंड लॉ ऑफ NLM for a system of particles. यानी मैं क्या लिखूंगा, जो मैथमेटिकली F एक्सटर्नल वेक्टर में 2 के लिए प्रूफ किया हूं, मैं इन जनरल भी लिख सकता हूं कैपिटल M इंटू ACM वेक्टर. दोस्तों ध्यान देना एक चीज, मैं ये वाला चीज F एक्सटर्नल है ये डायरेक्टली बोल ही नहीं सकता था, क्योंकि इसका जो एक्सीलरेशन है वो केवल एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है. हो सकता है मासेस जो है वो आपस में जुड़े हुए हो, तो इन दैट केस जो उनके बीच का इंटरनल फोर्स है वो भी तो इंडिविजुअल पार्टिकल को डेफिनेटली गवर्न करेगा ही करेगा एक्सीलरेशन पे. तो ये हमें प्रूफ करना पड़ा, जो ये हमारा F एक्सटर्नल के इक्वल होगा. ऑब्वियसली बात है, मैं 2 के लिए प्रूफ किया, 3 के लिए भी प्रूफ करना बहुत आसान है. तो यहां पर मैंने F1 ले लूंगा, माइनस F1 ले लूंगा, और एक F2 ले लूंगा, माइनस F2 ले लूंगा. तीनों को जब ऐड करूंगा, अगर लग नहीं रहा है तो देख लो क्या बोल रहा हूं मैं. अगर मान लो 3 पार्टिकल्स है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है. यहां पर है M1, यहां पर है M2, यहां पर है M3. ठीक है, M1 के ऊपर जो लग जाएगा वो लग रहा है एक्सटर्नली, वो F1 लग रहा है. इन जनरल मान रहा हूं मैं, M2 के ऊपर लग रहा है F2 और M3 के ऊपर लग रहा है F3. अच्छा, M1 और M2 आपस में लगाता है F डैश वेक्टर, तो इसके ऊपर भी पलट के लगेगा माइनस F डैश वेक्टर. M1 के ऊपर M3 लगाता है F डैश डैश वेक्टर, तो M3 के ऊपर पलट के लगेगा माइनस F डब डैश डैश वेक्टर. और M2 के ऊपर M3 जो लगा रहा है वो मान लो है F डैश 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 वेक्टर, तो ये पलट के लगेगा माइनस F डैश 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 वेक्टर. और उसके बाद M1 का नेट एक्सीलरेशन अगर A1 है तो मैं क्या लिख सकता हूं, F1 वेक्टर प्लस F डैश वेक्टर प्लस F डबल डैश वेक्टर, ये इसके ऊपर का नेट फोर्स है. नाउ दैट कैन बी रिटन एज M1 इंटू A1 वेक्टर, राइट. एंड दूसरा अगर मैं देखूं M2 के बारे में, F2 वेक्टर माइनस, सॉरी F डैश था, F डैश वेक्टर प्लस F ट्रिपल डैश वेक्टर M2 इंटू A2 वेक्टर. और M3 के बारे में अगर मैं देखूं तो यहां पर है F3 वेक्टर माइनस F डबल डैश वेक्टर माइनस F ट्रिपल डैश वेक्टर इज इक्वल्स टू M3A3. तो इंडिविजुअली ये तीनों को मैं F1, F2, F3 तो बोल ही नहीं सकता हूं, लेकिन जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा, जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो ये गया, ये गया, ये गया. तो इंटरनल फोर्सेस क्योंकि हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और वो दोनों फोर्स उसी सिस्टम का हिस्सा है, तो ऑब्वियस सी बात है
जब मैं ऐड करूंगा आई विल सिंपली गेट F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल्स टू M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3, यानी जो नेट एक्सटर्नल फोर्स हो, इंटरनली क्या लग रहा है डजंट मैटर, दैट विल बी सिंपली द टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू द ACM वेक्टर। क्योंकि ये चीज तो M इंटू ACM है, वो मैंने प्रूफ किया, बट ये F एक्सटर्नल है, ये मुझे प्रूफ करना अलग से जरूरी था। सो for in general any number of particles we can say this is always true, and even for the continuous bodies, continuous bodies जो है वो ultimately तो बहुत सारे पॉइंट मास के कलेक्शन ही है, कुछ अलग चीज तो डेफिनेटली नहीं है। नाउ यहां पर हमने और एक चीज देख सकते हैं। अच्छा, NLM पे हम लोगों ने जो भी किए थे तीनों न्यूटन्स लॉ, वो तीनों न्यूटन्स लॉ आपस में इंडिपेंडेंट था। यानी यहां पे क्या था, वहां पे जो फर्स्ट लॉ पे सेकंड लॉ डिपेंड नहीं करता है, सेकंड लॉ पे थर्ड लॉ डिपेंड नहीं करता है, या थर्ड पे सेकंड नहीं डिपेंड करता है, कोई भी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, न्यूटन का लॉ इस पे लगना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। न्यूटन का लॉ जो है वो लगना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में तो न्यूटन ने कोई बात किया ही नहीं था अपने लॉ पे, वो केवल पॉइंट मास के लिए दिया था। उसको हम लोग सेंटर ऑफ मास पे लेकर आ रहे हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अंदर लेकर आ रहे हैं, बट लेके आने के दौरान जो सेकंड लॉ था F इक्वल्स टू ma, वो लॉ को लाने के लिए मुझे ये नॉलेज ऑलरेडी जरूरी है। जो तुम्हारा फोर्स होता है वो एक्शन रिएक्शन पेयर इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, वो चीज हमारे लिए जरूरी था या नहीं, उसके नॉलेज के बगैर F इक्वल्स टू ma में ला ही नहीं सकता हूं। सो दैट इज कॉल्ड फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, for a system of particles, laws of NLM are interdependent. What do I mean to say? I mean to say, without the knowledge of third law, we cannot derive the second law. सिंगल पॉइंट मास के लिए वो सारे लॉस आपस में इंडिपेंडेंट है, बट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में जब तक हमारा थर्ड लॉ का नॉलेज ना हो, हम सेकंड लॉ तक किसी भी हालत पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसी को हम बोलते हैं इंटरडिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी इन NLM फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ओके, आई होप यहां तक कोई कंफ्यूजन जो है वो हमारा नहीं होगा। अच्छा, अब इसका स्पेशल केसेस देखते हैं। अगर F एक्सटर्नल जो है वो हमारा 0 हो, अगर F एक्सटर्नल हमारा 0 है तो दैट इंप्लाइज जो हमारा सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन होगा वो हमारा 0 होगा। अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के ऊपर 0 हो तो हमारा ACM वेक्टर जो होगा वो हमारा 0 होगा। व्हाट इट इंप्लाइज इज d/dt of VCM इक्वल्स टू 0, यानी
VCM vector equals to constant, यानी टोटल मोमेंटम of system is conserved. सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम होगा वो हमारा कंजर्व होगा, यानी जब तक एक्सटर्नल फोर्स में नहीं लगाऊंगा तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम में कोई बदलाव नहीं आएगा और सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम will move with constant velocity. Center of mass of the system will move with a constant velocity, जो मैं यहां से बोल सकता हूं. अच्छा, इसका स्पेशल केस F एक्सटर्नल 0 है और सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी था वो भी इनिशियली 0 है. तो ऑब्वियसली बात है, F एक्सटर्नल अगर 0 है तो सेंटर ऑफ मास का इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो मतलब इनिशियल इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज ऑलवेज 0. एंड सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी अगर 0 है तो हम देख सकते हैं आरसीएम वेक्टर 0 है, यानी सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव. यानी अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है और इनिशियली सेंटर ऑफ मास जो है वो हमारा स्टेशनरी था, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो हमेशा के लिए स्टेशनरी रहेगा. And that is basically the first law of Newton. अगर हम ध्यान दें, this is the first law of NLM. Unless an external force is applied, ठीक है, हमारा जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, वो या तो स्टेशनरी रहेगा अगर इनिशियली स्टेशनरी रहे, या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा. तो दैट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया और द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो न्यूटन्स का तीनों लॉ जो है वो हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी वैलिड है, बट सिस्टम ऑफ पार्टिकल में हर पॉइंट के लिए नहीं, केवल और केवल जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास के लिए ही हमारा ये चीज वैलिड रहने वाला है. तो बेसिक लेवल पे जो हमारा पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास का मोशन है वो मैंने ये वाले बोर्ड पे डिस्कस कर दिया हूं. ऑब्वियसली इसका भयंकर एप्लीकेशंस है, वो सारे एप्लीकेशन हम करेंगे, लेकिन थियोरेटिकली जितना भी हमें चाहिए वो सब कुछ इस बोर्ड में कंप्लीटली कवर्ड है. आई होप ये चीज हमें समझ में आया होगा. अच्छा, मैं एक चीज लिख दूंगा, एक्सप्लेन बाद में करूंगा. VCM वेक्टर इक्वल्स टू कांस्टेंट डजंट इंप्लाई F एक्सटर्नल इक्वल्स टू 0. क्या बात कर रहे हो सर? सही बोल रहा हूं. वाइसा वर्सा ट्रू होना जरूरी नहीं है. सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी सेम है, नहीं बदला, तो इसके मतलब ये नहीं बोल सकता हूं जो एक्सटर्नल फोर्स हमारा 0 है. ये सही है, जो बोला गया है वो सही है. अगर F एक्सटर्नल 0 है, V कांस्टेंट होगा VCM, बट VCM कांस्टेंट है, F एक्सटर्नल 0 हैंड्स अप नहीं कह सकता हूं. इट मे बी, इट मे नॉट बी, ये हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली. बच्चों को अपने आप मन करता है जो वाइसा वर्सा को ट्रू कर देने का, वाइसा वर्सा अपने मर्जी से ट्रू मत कर देना दोस्तों, ठीक है. तो अब हम लोग इसके एप्लीकेशंस देखते हैं. इस चीज को मैं अभी दिमाग मत लगाना, जब समय आएगा मैं ये वाले मुद्दे को वापस उठाने वाला हूं, डोंट वरी.
ओके